जय हिंद साथियों। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा वीडियो है जिसमें हम शुरू करेंगे भारत की विदेशी व्यापार नीति से। हमने इससे पहले जो है भारत की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियों को देख लिया है, कृषि को पढ़ लिया है, उद्योगों को पढ़ लिया है, सेवा क्षेत्र को पढ़ लिया है। साथ ही वित्तीय संस्थाएं जितनी भी होती हैं ना, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, और भी कुछ संस्थाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। इन सभी संस्थाओं को बहुत शानदार तरीके से हम पहले ही रीड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति, G20 के बारे में बात करेंगे, है ना, आसियान के बारे में बात करेंगे और सार्क के बारे में बात करेंगे। ये सारी की सारी जानकारी हम इकोनॉमिक्स के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी और ये टॉपिक है भारत की विदेशी व्यापार की नीतियाँ। देखते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्जिम नीति से। किससे? एक्जिम नीति से। भारत में निर्यात आयात नीति को एक्जिम नीति के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एक्जिम पॉलिसी कहा जाता है इसे, जिसे विदेशी व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रूप में भी जाना जाता है। जैसे विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 द्वारा विनियमित किया जाता है। तो पूछा जाए जो एक्जिम नीति है किस अधिनियम के द्वारा विनियमित की जा रही है, तो इसमें सही आंसर होगा विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 का, ये आपका सही आंसर होगा। विदेशी व्यापार महानिदेशालय जो है, एक संस्था का नाम है विदेशी व्यापार महानिदेशालय, भारत की निर्यात आयात नीति से संबंधित शासी निकाय है। कौन सा? विदेशी व्यापार महानिदेशालय जो है ये भारत में आयात निर्यात की नीति से संबंधित शासी निकाय के रूप में कार्य करता है। निर्यात आयात नीति में भारत के अंदर और बाहर उत्पादों और सेवाओं के आयात निर्यात करने वाले नियंत्रण करने वाले निर्देशा निर्देश शामिल होते हैं। तो जो कोई भी व्यापार आयात निर्यात नीति होती है ना, तो क्या होगा उसमें? नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि आयात निर्यात से संबंधित दिशा निर्देश होंगे उसमें, है ना। इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जाए राष्ट्र हित के परिप्रेक्ष्य में, वैसे ही इसमें जो है एक्जिम नीति में दिशा निर्देश होते हैं। क्या उद्देश्य होता है इसका? भारतीय कृषि, उद्योग और सेवाओं की तकनीकी स्थानीय ताकत और दक्षता को बढ़ाना, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार आए। साथ ही उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता उत्पाद उपलब्ध कराना, उपभोक्ताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों पर अच्छी स्थिति वाली सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति करना भी इसका उद्देश्य है। कहने का मतलब ये है कि देखो, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना, है ना, उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता उत्पाद जो है वो उपलब्ध कराना, अच्छे उत्पादों को उपलब्ध कराना, है ना, आयात के द्वारा भी और निर्यात के द्वारा भी। साथ ही जो उपभोक्ताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों पर अच्छी स्थिति वाली सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति करना भी इसका उद्देश्य होता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कच्चा माल, मध्यवर्ती उत्पादों, उपभोग सामग्रियों और पूंजीगत वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करना। जैसे मान लो क्या होता है कि किसी देश में संसाधन बहुत हैं लेकिन वहां पे नहीं है ना, कच्चा माल नहीं हो रहा है किसी देश में, तो दूसरे देश से क्या होगा, इनपुट किया जाएगा, है ना। और जैसे अपने यहाँ है लेकिन उसका अपन को कहीं और भेजना है ना, तो क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे उसको, है ना, एक्सपोर्ट करेंगे उसका। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इसी को कहते हैं। नए रोजगार की संभावनाएं भी इससे पैदा होती हैं, जीवन स्तर में सुधार होता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, याद रखनी है आपको। अब हम आते हैं, भारत में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म किए गए। कौन से? उदारवादी निजीकरण और वैश्वीकरण को जब भारत ने अपनाया तो नीति की शुरुआत हुई एलपीजी नीति की के साथ आर्थिक सुधार हुए और आयात को उदार बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने पहली बार अप्रैल 1992 में एक्जिम नीति पेश की थी। कब? 1992 में की गई थी एक्जिम नीति। किस अधिनियम के तहत? तो अभी हमने देखा था विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 के तहत इसे लाया गया था। किस नीति को? एक्जिम नीति को। 1991 में एलपीजी सुधार हुए हैं। एलपीजी सुधारों के द्वारा बहुत सी चीज़ों को उदार किया गया, बहुत से कानूनों को सरल बनाया गया, सरलीकृत किया गया, लाइसेंस राज्य को हटाया गया, ताकि आयात और निर्यात को क्या किया जा सके, सुधारात्मक तरीके से प्रयोग किया जा सके, है ना। तो आयात को उदार बनाया जा सके, निर्यात को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि भारत की जो ट्रेड पॉलिसी है वो लाभ दर्शा सके। निर्यात आयात नीति के बारे में देखेंगे हम। एक्जिम पॉलिसी जो है 1992 से 1997 तक, इसको देख लेते हैं।
1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक की 5 वर्ष की अवधि हेतु पहली बार 31 मार्च 1992 में एक पंचवर्षीय निर्यात आयात नीति की घोषणा की गई थी। कब? 1992 में 31 मार्च को। इससे पूर्व निर्यात आयात नीति त्रिवर्षीय हुआ करती थी। इस नीति की अवधि 8वीं पंचवर्षीय योजना से मेल खाती है होना चाहिए ना यहाँ पे। इस नीति के प्रमुख बिंदु देखें तो निर्यातों व आयातों के लिए नकारात्मक सूची भी रखी गई थी, जिसमें निषेधात्मक मदें व प्रतिबंधात्मक मदें शामिल थी, उन्होंने विदेशी व्यापार को मुक्त करना था। देखो क्या होता है, कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ निषेधात्मक है ना, नकारात्मक चीजें भी होती हैं और सकारात्मक। तो हम ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ कि सकारात्मक चीजों पर ही कार्य करेंगे। सबसे बेस्ट कार्य तो वही होता है जिसने उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों को ध्यान में रख के कार्य किया हो। इसी प्रकार से भारत सरकार ने भी उस समय अपनी निर्यात नीति में नकारात्मक मदें और निषेधात्मक मदें जो है उन दोनों को ही शामिल किया था। नकारात्मक मदें वे थीं जो हमें नुकसान कर रही थी, और निषेधात्मक मदें वे थीं जिनको प्रयोग में नहीं लाना था, उनको हमने निषेधात्मक में डाला था। इस नीति में 8 वस्तुओं के आयात सरकारी अभिकरण के माध्यम से करने का प्रावधान रखा गया। इनमें पेट्रोल पदार्थ, रासायनिक उर्वरक, खाद्य तेल, दवाइयाँ आदि शामिल थी, लेकिन अनेक वस्तुओं को सारणीबद्ध सूची से हटाकर मुक्त कर दिया गया था। तो क्या किया गया? 8 वस्तुएं ऐसी थीं जिनको भारत सरकार के जो अभिकरण हैं उनके माध्यम से उनका प्रावधान किया गया था कि क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे हम लोहा जब उद्योग पढ़ते हैं तो उसमें कोर इंडस्ट्री पढ़ते हैं ना, ऐसे ही आयात निर्यात में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जैसे यूरेनियम का आयात निर्यात होगा तो क्या चाहते हो आप, नॉर्मल कोई भी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसीलिए ऐसे जैसे पेट्रोल पदार्थ हो गए, रासायनिक उर्वरक हो गए, खाद्य तेल हो गई, दवाइयाँ हो गई, ये क्या है, ये बिल्कुल जीवन से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। इसलिए इनको सरकार क्या करती है, नॉर्मल कोई भी आयात नहीं कर सकता, इसका कोई भी निर्यात नहीं कर सकता, इसलिए सरकार ने अपने अभिकरण के अंदर इसको रखा है। इस नीति में अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयातों का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है ना। तो अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयातों का क्या कर दिया गया है, क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना ये योजना है के अंतर्गत एक आयातकर्ता को उपलब्ध कराने वाली बैंक गारंटी प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सुगम बनाया गया है, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के तहत। अब हम देखेंगे विदेश व्यापार महानिदेशालय क्या है ना, इसके बारे में जानेंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में जानेंगे। क्या है ये विदेशी व्यापार महानिदेशालय? तो यह एक निकाय है जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो पूछा जाए विदेशी व्यापार महानिदेशालय किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका नेतृत्व जो है विदेशी व्यापार महानिदेशक करते हैं, और स्थापना जो है इसकी 1991 में हुई थी, और मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक जो हैं श्री संतोष कुमार सारंगी हैं, और यह जो है भारत के निर्यात को बढ़ावा देने मुख्य उद्देश्य के साथ विदेशी व्यापार नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। तो सिर्फ इतना याद रखो। देखो क्या क्या याद रखना है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, विदेशी व्यापार महानिदेशक इसका जो है वो नेतृत्व करते हैं, मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना 1991 में हुई थी, वो भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए आयात निर्यात नीति का जो है निर्माण करती है। ये DGFT है ना। विदेशी व्यापार महानिदेशालय, इतना याद रखना है। अब हम आते हैं निर्यात आयात नीति 1997 से 2002 तक। तो पहले तो हमने एग्जिम नीति देखी, फिर आई निर्यात आयात नीति, एग्जिम पॉलिसी 1997 से 2000 है ना। इसमें क्या है, वाणिज्य मंत्री BV रमैया ने 31 मार्च 1997 को 5 वर्ष के लिए फिर नई नीति की घोषणा की है ना। तो पहले 31 मार्च 1992 से 97 तक चली, अब 97 से ये चलेगी 2002 तक है ना। इस नीति के माध्यम से 2002 तक $100 अरब का निर्यात प्रस्तावित किया गया था। 96-97 में भारत का निर्यात जो है $34 अरब रहा था। यहाँ से ये फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे ना, तो इन दोनों को ही भूल जाना है बिल्कुल। उद्देश्य क्या रहा होगा इस नीति का, वही जो पहले वाली नीति के उद्देश्य थे वही उद्देश्य इसके थे है ना, तो और कुछ अलग से नहीं होता है। अगली नीति आई फिर 2002 से 2007। इस बार वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे मुरोसोली मारन है ना। तो यह भी वैसे ही नीति थी। इसने क्या किया, जो 2002 से 2007 आई ना, 2002 से 2007, इसने कृषि संबंधी निर्यातों को महत्व दिया था है ना। तो इतना बस याद रख लो और कुछ याद नहीं रखना है इसमें।
इसके बाद क्या किया गया, 2002 से 2000 नीति 2002 7 तो आई थी, लेकिन विदेशी व्यापार नीति आई बीच में, कौन सी, 2002 से 2009, 2004 से 2009। केंद्र सरकार ने निर्यात आयात नीति का नाम बदल कर जो है वो 2004 में विदेशी व्यापार नीति FTP कहा। इसकी घोषणा वाणिज्य मंत्री श्री कमलनाथ द्वारा की गई थी। 31 अगस्त 2004 को की गई थी ये विदेशी व्यापार नीति लाई गई थी 2004 और 9 में, 2004 से 2009 तक के लिए। क्या था उद्देश्य इसका, वैश्विक व्यापार में भारत की जो हिस्सेदारी है उसे दोगुना करना। 2003 से 2004 के बीच विदेशी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 0.8% थी। इस नीति में 2009 तक वैश्विक व्यापार में 1.5% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। जो अर्ध शहरी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना भी उसका उद्देश्य था। तो हमने पहली ही नीति में देखा था कि ये सब उद्देश्य होते हैं। विशेषताएं क्या थी विदेशी व्यापार नीति 2004 से 2009 की, तो सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत में सेवा योजना का प्रारंभ हुआ। सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम शुरू हुई। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउस जोन्स बनाए गए। कृषि उपजों के निर्यात संबंधन हेतु विशेष कृषि उपज योजना चलाई गई। सेवाओं के लिए सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया गया। निर्यात संबंधन पूंजीगत सामान के लिए योजना आई गई और निर्यातकों के लिए टारगेट प्लस प्रोत्साहन योजना भी लाई गई थी। तो देखो, पहले तो आई विदेशी व्यापार नीति 2004 से 2009, फिर 2009 से 2014 भी आई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा थे इस बार, है ना। और इस नीति के भी वैसे ही लक्ष्य होंगे, है ना, वैसे ही चीजें रखी गई थी। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन आप इतना चिंता करने की बात कोई ऐसी है नहीं कुछ, है ना। 2014 के बाद अगली नीति आई विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020 के लिए। इस बार जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से याद रखने की जरूरत है, जैसे इस बार की नीति में मेक इन इंडिया कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, है ना, ऐसे कार्यक्रमों को शुरू किया गया। और यह जो नीति है इसके ने लक्ष्य रखा कि विनिर्माण सेवा दोनों क्षेत्रों में रोजगार का सृजन हो। स्थायी कृषि व्यापार नीति लाई, है ना। इनपुट व कच्चा माल पर कम प्रशुल्क लगाया गया, है ना। तो कुल मिला के उद्देश्य तो वही रहते हैं मिले जुले सबके, है ना। इसकी जो विशेषताएं थी 2015 से 2020 वाले की, तो 2020 तक का लक्ष्य रखा था। वस्तु एवं सेवा निर्यात का लक्ष्य था $900 अरब का। कितना रखा गया था? $900 अरब का। ये पेज थोड़ा तिरछा लग गया, है ना। यहाँ से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। निर्माण की इस बुक में ना बहुत सी ऐसी चीजें बनाई गई हैं जो कोई काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है, बिल्कुल भी। फिर ये जो 2020 की नीति है ना, इसके बाद 2020-2023 के अंतर्गत एक नीति पॉलिसी आई, विदेशी व्यापार नीति 2023। कौन सी? विदेशी व्यापार नीति 2023 आई, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। विदेशी व्यापार नीति 2023 1 अप्रैल 2023 को लागू की गई। और विदेशी व्यापार नीति 2023 निर्यात को सुगम बनाने वाली योजना की निरंतरता पर आधारित थी। किस पर? निर्यात को सुगम बनाने वाली योजना की निरंतरता पर आधारित थी। प्रमुख लक्ष्य क्या थे इसके? तो वही थे लक्ष्य, है ना, कि आसानी से व्यापार को सुगम बनाने के लिए री इंजीनियरिंग और स्वचालन की प्रक्रिया को लक्षित करना। 2030 तक $2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना निर्यात को। किसको? निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाना। इस पॉलिसी के बहुत से कार्य आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो 2030 तक निर्यात को $2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना उद्देश्य था 2023 की विदेशी व्यापार नीति का। यह उन देशों के मामले में विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता था जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में है। विदेशी व्यापार नीति 2023 के 4 स्तंभ थे। छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन, निर्यातक, राज्य, जिले, भारतीय मिशन, ये सब एक साथ, है ना। व्यापार करने में सुगमता, लेन देन की लागत में कमी और ई पहल, उभरते क्षेत्र ई कॉमर्स हब के रूप में जिलों का विकास करना एवं विशेष रसायन, जीव सामग्री, उपकरण व प्रौद्योगिकी नीति को सुव्यवस्थित करना। तो ये 4 क्या थे? स्तंभ थे इनके, है ना। विदेशी व्यापार नीति जो है 2023 वाली, उसके ये 4 स्तंभ हुआ करते थे। मोटा मोटा विशेषताओं को भी देख लेते हैं। तो देखो, पुनः इंजीनियरिंग प्रक्रिया और स्वचालन, है ना।
निर्यात उत्कृष्टता वाले शहरों, जैसे जो कुछ निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर हैं उनको और भी डेवलप करना, विकसित करना, ऐसी पॉलिसी लाई गई थी। निर्यातकों को मान्यता तो क्या है, ईच वन टीच वन, पहल के समान 2 स्टार और उससे ऊपर की स्थिति धारकों को, इच्छुक व्यक्तियों को एक मॉडल पाठ्यक्रम के आधार पर व्यापार से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इस नीति में कौन सी, 2023 की विदेशी व्यापार नीति में निर्यात प्रदर्शन के आधार पर निर्यातक कंपनियों को 4 से 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई। यह भी आपको याद रखना है। साथ ही और क्या लक्ष्य थे और क्या विशेषता थी, इन जिलों से निर्यात को बढ़ावा, है ना, यह भी एक विशेषता थी। ऐसी परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना जो क्या है, जिलों से निर्यात को बढ़ावा दे सके। ई कॉमर्स निर्यात की क्षमता में सुधार करना, तो ई कॉमर्स आज वर्तमान में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप सभी जानते हो। लक्ष्य रखा सरकार ने कि 2023 तक ई कॉमर्स के क्षेत्र में निर्यात क्षमता लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है 2023 तक में। विदेशी व्यापार नीति 2023 में शुरुआती बिंदु के रूप में कुरियर आधारित ई कॉमर्स निर्यात हेतु खेप आधारित सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है और निर्यातकों की प्रतिक्रिया के आधार पर इस सीमा को संशोधित किया जाएगा, अंततः हटा दिया जाएगा। पूंजीगत वस्तुएं निर्यात संवर्धन जो है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स जो है, इस योजना को नई नीति के अंतर्गत और अधिक विवेकपूर्ण बनाया गया और यह योजना पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क को न्यूनतम तथा अथवा समाप्त करता है। प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क योजना, ये क्या है, पीएम मित्र योजना के नाम से इसको जाना जाता है। प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क, है ना, सामान्य सेवा प्रदाता योजना है जो के अंतर्गत लाभ हेतु पात्र अतिरिक्त योजना के रूप में जोड़ा गया है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं इसमें शामिल, है ना। इस कुमैट नीति को कारगर बनाना, है ना, इसमें भारत में मजबूत निर्यात नियंत्रण प्रणाली को विकसित करना इसका उद्देश्य है, सीधा सा इतना याद रखो बस आप। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको याद नहीं रखना है ना। एमनेस्टी योजना के बारे में याद रख लेना। एमनेस्टी योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें निर्यातकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए 6 महीने की विंडो उपलब्ध कराई जाती है। तो इतना ही बस याद रखना है। ये तो था हमारा कौन सा टॉपिक, जो है विदेशी व्यापार नीति वाला टॉपिक। इसके बाद हम सीधे अब अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं। इसके जो कंप्लीट एमसीक्यू है ना इस बुक के सारे आपको कराए जाएंगे, आप उसको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जब तक हम एमसीक्यू नहीं लगाएंगे ना हमें समझ में नहीं आएगा चीज़ें। हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। निश्चिंत रहिए आप, आपको ना सारी की सारी बुक के जितने भी एमसीक्यू हैं एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक या 2 वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएं। कंप्लीट तो इसलिए भी कराने का, फिर देखो क्या है, जैसे यूनिट 7 का पार्ट 1 आया था एमसीक्यू का, है ना, आप लोगों का वैसा रिस्पॉन्स ही नहीं था उस साइड से, तो फिर मुझे लगा कि क्यों दूसरा वीडियो लाया जाए, है ना, क्योंकि रिस्पॉन्स भी तो मिलना चाहिए उस साइड से। वैसा ना लाइक आते हैं ना व्यूज आ रहे थे उस पर, है ना, बच्चों ने देखा ही नहीं उस वीडियो को। जब एक वीडियो को नहीं देखा है तो दूसरा लाने का क्या मतलब है ना, उसको भी नहीं देखोगे, इसलिए हम फिर उसको लाए नहीं है। हाँ, इसका वीडियो आएगा ऑब्जेक्ट का, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो आएगा, आप देखेंगे, आप जैसा रिस्पॉन्स करेंगे वैसा आपको अगला वीडियो फिर मिलेगा। तो अब हम सीधे पहुंचते हैं अगले टॉपिक पर। देखो हम आगे बढ़ें उससे पहले शुद्धि पत्र को देख लेते हैं, है ना, जो संशोधन पत्र होता है, जो भी गलतियां होती हैं उसके लिए दिया जाता है। तो हमारे पेज नंबर 313 पर ये एक गलती थी। दो विदेशी व्यापार नीति जो 2004 से 9 में है, उसमें है सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम। क्या है, सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम का उल्लेख किया गया है। वहीं जो विदेशी व्यापार नीति 2009 से 14 है ना, इसमें फोकस बाजार स्कीम के तहत 26 नए बाजारों को शामिल किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। अब हमारा अध्याय क्रमांक 20 शुरू हो रहा है, तो उससे संबंधित भी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वसुधैव कुटुंबकम विचार से भिन्न है, तो वह है प्रतियोगिता और बेंचमार्क इससे भिन्न है। भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी उदयपुर शहर ने की थी। किसने की थी, उदयपुर शहर ने की थी। किस बैठक की, G20 शेरपा बैठक की मेजबानी किसने की थी, उदयपुर ने की थी। एक और आपको याद रखना है कि भारत में अब तक केवल एक ही बार, है ना, वर्ष 2023 में 18 बार G20 का आयोजन हुआ है। तो भारत में अभी तक केवल एक ही बार G20 समिट का आयोजन किया गया है, सिर्फ एक ही बार अभी तक G20 का आयोजन हुआ है। अध्याय क्रमांक 22 भी देख लेते हैं ना। तो अध्याय क्रमांक 22 से संबंधित ये है कि इतना ही था शुद्धि पत्र, है ना।
वर्ष 1997 में आसियान विजन 2020 को अपनाया गया है। कब? वर्ष 1997 में आसियान विजन 2020 को अपनाया गया है। 328 पेज और 332 पेज क्रमांक प्रश्न क्रमांक 17 से संबंधित है। अब हम पहुंचते हैं हमारे सीधे टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक है। तो हमें देखना है G20 के विषय में अध्याय क्रमांक 20 के बारे में। सबसे पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं। G20 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20 है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। इसका स्थापना जो है एशियाई वित्तीय संकट 1997 के बाद G7 सदस्य देशों अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के वित्त मंत्रियों के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में वर्ष 1999 में की गई थी। तो पूछा जाए G20 की शुरुआत कब हुई है, तो 1999 में हुई थी, है ना। क्या है इसका पूरा नाम? ग्रुप ऑफ 20 इसका पूरा नाम है ना। एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है ग्रुप ऑफ 20। G7 में कितने देश हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 7 देश जो हैं वो G7 में हैं। कैसे याद रखोगे G7 के 7 देश? तो आप देखो, एशिया में आओ सबसे पहले तो जापान मिलेगा आपको, है ना। और आप जब यूरोप में जाओगे तो आपको मिलेगा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, है ना। और आप उत्तर अमेरिका साइड जाओगे तो आपको अमेरिका और कनाडा मिलेगा, है ना। ये ऐसे इस प्रकार से 7 देश जो हैं वो आपको याद रख लेने हैं। यह जो संगठन है G20, यह संगठन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सचिवालय स्थायी नहीं है। सदस्य देश इसके 19 देश हैं और 2 संघ इसमें शामिल हैं, है ना। तो यूरोपीय यूनियन और AU, है ना, इसमें शामिल है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ भी इसमें शामिल हैं। इस प्रकार से कुल सदस्य 21 है ना। भारत इसका सदस्य है। किसका? G20 का भारत जो है वह सदस्य है ना। तो 21 सदस्य हैं टोटल, जिनमें से 19 राष्ट्र हैं और 2 संघ हैं। स्थायी अतिथि देश जो है वो इसका स्पेन है। शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका शिखर सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? प्रति वर्ष इसका शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाता है। प्रति वर्ष इसका शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। और शेरपा जो है G20 देशों में प्रतिनिधियों के रूप में कार्यावली एवं कार्यों का समन्वय करते हैं। कौन? शेरपा जो है करते हैं। एक बार दोबारा से देख लो इसको, इसके सदस्य देशों को देख लो, ताकि चीज़ें जो है आपको याद रह जाए, है ना, लंबे समय तक। देखो, सदस्य देशों में 2 तो संघ याद रखने, एक तो यूरोपीय संघ रखना है याद, और एक रखना है आपको याद, कौन सा? अफ्रीकी संघ। 2 संघ होगा। इसके अलावा देश जो रखने हैं याद 19। कौन कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत, इंडोनेशिया, इटली, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ भी इसमें शामिल हैं। ये 19 देश याद रखने हैं और 2 संघ राष्ट्र याद रखने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं G20 की कार्यप्रणाली के बारे में। G20 प्रेसिडेंसी 1 साल के लिए एजेंडे का संचालन करता है, साथ ही शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक शामिल हैं। एक तो है फाइनेंस ट्रैक। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर फाइनेंस ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। कौन? वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं वो फाइनेंस ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। एक होता है शब्द ट्रॉइका। ट्रॉइका क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसकी जो अध्यक्षता ट्रॉइका द्वारा समर्थित है। इस शब्द का प्रयोग पूर्व, वर्तमान और भविष्य की अध्यक्षता के लिए किया जाता है। ट्रॉइका, है ना।
भारत की अध्यक्षता 2023 के दौरान ट्रॉइका में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल थे। देखो इसका मतलब होता है ट्रॉइका में जो 3 देश शामिल होते हैं ना, इसमें जो बीच में आता है ना, वो वर्तमान में अध्यक्ष होता है। इससे पहले कहाँ अध्यक्षता हुआ था, कहाँ मेज़बानी की थी, किसने मेज़बानी की थी, उसका नाम रहता है। तो भारत से पहले इंडोनेशिया में इसकी समिट हुई थी और अब कहाँ होगी, तो ब्राज़ील में इसकी समिट होगी। यही इसी को बोलते हैं ट्रॉइका। किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ट्रॉइका। G20 का महत्व देखें हम तो G20 सदस्य देशों की जो सामूहिक आर्थिक ताकत है वह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 90% है। कितनी है? वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में वैश्विक स्तर पर 90% है। वहीं व्यापार में आप देखोगे ना तो वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी जो इनकी है 80% से अधिक है इन 20 देशों की। तो ये जो G20 के देश हैं ना, इनका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी इनकी 90% है वैश्विक लेवल पर, और वैश्विक स्तर पर ही वैश्विक व्यापार में 80% से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं। यह संगठन विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 65% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम भारत और G20 के बारे में देखते हैं। भारत जो है G20 का सदस्य बना था वर्ष 2008 में। कब बना था? 2008 में भारत G20 का सदस्य बना। भारत G20 का सदस्य बनने वाला 8वां देश है। कौन सा है? 8वें क्रम का देश है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो है वो 2023 में भारत में आयोजित हुआ है। तो 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडप प्रगति मैदान नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत द्वारा आयोजित किया गया, जो भारत द्वारा आयोजित प्रथम G20 शिखर सम्मेलन है। तो भारत ने प्रथम बार इसकी अध्यक्षता की है, प्रथम बार आयोजन हुआ है इसका भारत में। भारत के 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 1 लाख से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आयोजनों हेतु भारत ने अमिताभ कांत को G20 शेरपा एवं हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया था। तो आयोजन हेतु भारत में जो G20 शेरपा नियुक्त किए गए थे, अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है। और मुख्य समन्वयक कौन नियुक्त हुए थे? हर्षवर्धन श्रृंगला जो है वो मुख्य समन्वयक नियुक्त हुए थे। भारत ने अतिथि देशों के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन तथा यूएई को आमंत्रित किया था। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान स्थायी प्रतिभागी संगठनों UN, IMF, वर्ल्ड बैंक है ना, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके अलावा FSB और OECD तथा क्षेत्रीय संगठन अफ्रीकी यूनियन, AUDA, नापेड है और आसियान के अध्यक्ष के अतिरिक्त अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन CDRI है ना, तथा एशियाई विकास बैंक को भी आमंत्रित किया था। सम्मेलन के प्रमुख परिणाम के रूप में सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र का संबंध किस समिट से है? तो G20 की 18वीं बैठक से इसका संबंध है। बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा, इस पर भी चर्चा की गई है। इसके संस्थापक भारत, ब्राजील और अमेरिका होंगे। क्या बनाया जाएगा? बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। इसके संस्थापक होंगे भारत, ब्राजील और अमेरिका। G20 के नेता G20 महिला मंत्री स्तरीय का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह का गठन पर सहमत हुई है। सदस्य देशों ने 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को 3 गुना करने की दिशा में काम करने का वादा किया है। ये लक्ष्य आपको याद रखना है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर 2023 तक को अफ्रीकी संघ को G20 समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया है। कब? 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ जो है उसको अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बना लिया गया है। यूरोपीय संघ के बाद G20 में शामिल होने वाला यह दूसरा क्षेत्रीय गुट है। वर्ष 1999 में G20 की स्थापना के बाद से यह पहला अवसर है जब इस समूह की सदस्यता का विस्तार किया गया है। अब हम बात करते हैं वैश्विक जैव ईंधन गठन है ना, गठबंधन का शुभारंभ किया जा रहा है।
9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस तथा यूएई के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है। तो इन देशों के नाम याद रखने हैं: अफ्रीका, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, यूएई से मिलकर क्या बन रहा है? बनाया जा रहा है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया जा रहा है। आपको यह भी याद रखना है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। क्या है? G20 के अध्यक्ष के रूप में किसकी पहल है? भारत की पहल है। इस गठबंधन का लक्ष्य जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। तो इस गठबंधन का जो लक्ष्य है जैव ईंधन के वैश्विक विकास में क्या है? वैश्विक विकास में के तेजी लाना है। यह गठबंधन ज्ञान के एक केंद्रीकृत समग्र विशेषज्ञ केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह गठबंधन पीएम जीवन योजना सतत जो है और गोवर्धन योजना को गति देने में मदद करेगा। तो जो पीएम योजना है सतत है ना, साथ ही जो गोवर्धन योजना है इसमें भी यह सहयोग करेगा एक साथ। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखें तो जो ये उत्पादन याद नहीं रखना है कौन कितना क्या कर रहा है ना। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा की बात कर लेते हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की बात कर रहे हैं। तो देखो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, ज्ञापन सौंपा गया है उसके लिए। इसका नाम है इंडियन एंड मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना। ये किसके प्रति उत्तर में देखा जा रहा है? ये देखा जा रहा है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उसके प्रति उत्तर में देखा जा रहा है। तो जो इंडिया एंड मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, एशिया, अरब की खाड़ी एवं यूरोप के मध्य विस्तारित कनेक्टिविटी एवं आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा। आईएमईसी का निर्माण दो अलग अलग गलियारों से मिलाकर होगा जो निम्नवत है। एक तो पूर्व का गलियारा ईस्ट कॉरिडोर बनेगा और एक बनेगा उत्तरी गलियारा नॉर्दर्न कॉरिडोर। पूर्व का गलियारा जो है इसमें शामिल होगा, यह गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा? भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा पूर्वी गलियारा। वहीं जो उत्तरी गलियारा है यह गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें पत्तनों पोर्ट्स के माध्यम से संबंध एक रेल मार्ग होगा जो यूरोप, मध्य पूर्व एवं एशिया को आपस में जोड़ेगा। ये एक विश्वसनीय एवं सस्ता सीमा पारीय पोत से रेल पारगमन नेटवर्क है उपलब्ध कराएगा जो वर्तमान समुद्री एवं सड़क परिवहन मार्गों के पूरक के रूप में होगा। इससे भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल एवं यूरोप के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का पारगमन जो है वो सुनिश्चित होगा। भारत की G20 अध्यक्षता की बात करें तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष रहा है भारत। ये 18वां संस्करण था इसकी सम्मेलन का। भारत का G20 सचिवालय जो है वो सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में इस बार स्थापित किया गया। भारत की G20 की अध्यक्षता की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसका क्या रहा था? केंद्रीय विषय पर आधारित थी थीम इस बार की G20 2023 की अध्यक्षता की थीम थी। यह जो है एक महान महोपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से प्रेरित है। भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद, हरा और नीला से प्रेरित है। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य। कमल की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों एवं 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है भारत लिखा हुआ है। भारत मंडप नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फीट ऊंची अष्टधातु की नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक उदयपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में हुई थी। G20 देशों की वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक बेंगलुरु में हुई जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण और सह अध्यक्षता RBI के गवर्नर शशिकांत दास द्वारा की गई थी।
विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। G20 महिला सशक्तिकरण का मंत्री स्तरीय सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुआ था। ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 वर्ल्ड वुमेन 20 की बैठक संभाजी नगर महाराष्ट्र में हुई थी। तो देखो दो चीजें हैं, महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो गांधीनगर गुजरात, और अगर पहली महिला 20 की बात की जाए तो संभाजी नगर महाराष्ट्र, याद रखना है। W20 G20 के तहत 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है। क्या है? आधिकारिक जुड़ाव समूह है W20। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को अध्यक्षता का गैबल सौंप दिया है। तो अब अगले वर्ष कहाँ अध्यक्षता होगी? ब्राजील के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित होगा 19वां संस्करण G20 का, यह भी याद रखना है। ये 18वां संस्करण भारत में आयोजित हुआ था, 17वां संस्करण जो है वो इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। विश्व बैंक तथा IMF के शीर्ष अधिकारी भी G20 की बैठकों में भाग लेते हैं। तो यह भी याद रखना है कि विश्व बैंक तथा IMF के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो भी G20 की बैठकों में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन जो हुए हैं ना 2008 से, तो 2008 में वाशिंगटन DC में आयोजित हुआ अमेरिका में, अप्रैल 2009 में लंदन UK ब्रिटेन में, और फिर इसके बाद ऐसे ही क्रम चलता रहा, और फिर 2021 में रोम इटली में हुआ था, 2022 में नुसा दुआ बाली इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में, और 2024 में जो है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में प्रस्तावित है। 2025 में साउथ अफ्रीका में होगा और 2026 में USA में होगा। इस प्रकार से चीज़ों को आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश G20 समूह की प्रमुख बैठक की बात करें तो थिंक 20 बैठक हुई थी मध्य प्रदेश में, एकमात्र थिंक 20। कहाँ पर? भोपाल में। कृषि कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई थी? इंदौर में। सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई थी? खजुराहो में। साइंस 20 की बैठक भोपाल में। तो भोपाल में दो याद रखनी है, थिंक 20 और साइंस 20, भोपाल। चौथा G20 अवसंरचना कार्य समूह बैठक जो है खजुराहो में हुई थी, और सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक भी खजुराहो में। कृषि कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? इंदौर में हुई थी। इतना ही आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की क्लास अलग से आएगी, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। देखो जैसे भारतीय इकोनॉमिक्स के वीडियो आ रहे हैं ना, तो इस पे व्यूज नहीं आ रहा है, उसके बाद भी हम इसलिए कंप्लीट करा रहे हैं कि चलो जितने बच्चों का नहीं हुआ यार उनका तो हो जाए कम से कम सिलेबस, है ना। जिनको कहीं से कंटेंट नहीं मिल रहा है ना। कितनी रिस्क ले रहे हैं इस बात को समझो आप। पब्लिकेशन वाले दिक्कत करते हैं चैनल पर, है ना। टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर बहुत दिक्कत खड़ी होती है, स्ट्राइक आती है, बहुत सी चीज़ें। हमारा तो पूरा का पूरा चैनल ही उड़ जाता है, उड़ने का डर रहता है। उसके बाद भी हम आपको इतना शानदार कंटेंट ला रहे हैं ताकि आपकी जो तैयारी है अच्छे से अच्छी हो सके। मुझे पता है कि हर एक क्षेत्र में बुक नहीं पहुंच सकती, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो यूट्यूब से बहुत सी चीज़ें पहुंच सकती हैं, टेलीग्राम से पहुंच सकती हैं। तो कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ, तो निश्चित रूप से, है ना। ठीक है, सीधे अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं हम, है ना। जो इसके बाद अगला टॉपिक है उस पर पहुंचते हैं, तो आप समझेंगे। सार्क दक्षेस की बात करते हैं, है ना। इसके बाद फिर हमारा एक टॉपिक और बचेगा आसियान वाला, उसके साथ जो है हमारी ये बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था, है ना। तो शुरू करते हैं। देखो इसका परिचय समझते हैं पहले। जो सार्क है, दक्षेस है, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं इसको। क्या? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। वहीं इंग्लिश में इसे कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन कहा जाता है, सार्क कहा जाता है। इसकी जो स्थापना डेट है आपको विशेष रूप से याद रखनी है, 8 दिसंबर 1985। साथ ही हम आपको बता दें कि 6 वीडियो आने वाले हैं 90 मिनट के, जिनमें आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। ये वीडियो आपको मिलेंगे 16 जून से। कब से? 16 जून से आपको देखने को मिलेंगे। देखो स्थापना डेट याद रखनी है 8 दिसंबर 1985। कब? 8 दिसंबर 1985 ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ, है ना, स्थापना हुई। और नवंबर 1980 में सर्वप्रथम दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग पर विचार सामने आया, और 7 संस्थापक देशों, कौन कौन से? सातों के साथ नाम याद रखने हैं। संस्थापक देश हैं कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद प्रथम मुलाकात जो है वो 1981 में की गई थी।
कहाँ पर? कोलंबिया में। तो पूछा जाए स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई। इसका जो संस्थापक है बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान को माना जाता है ना। और मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पर है मुख्यालय? काठमांडू नेपाल में है। आदर्श वाक्य है सार्क का, शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण। शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण। वर्तमान महासचिव जो 15वें हैं वो हैं मोहम्मद गुलाम सरवर। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के राजदूत हैं। इनको 25 अक्टूबर 2023 को नियुक्त किया गया है। प्रथम महिला महासचिव जो रही थी वो थी फातिमत धियाना सईदे मालदीव की थी। कार्यकारी भाषा में अंग्रेजी याद रखनी है। सदस्य देश 8 हैं, संस्थापक 7 थे, वर्तमान में 8 है ना। तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान इसमें शामिल है। इस प्रकार से आपको ये 8 देश याद रखने हैं। निर्माण कैप्सूल की बात करें तो 2005 में ढाका में आयोजित 13वें सार्क सम्मेलन में भारत के प्रयासों से अफगानिस्तान शामिल हुआ था। तो अफगानिस्तान कब शामिल हुआ है? 2005 में। 3 अप्रैल 2007 को दिल्ली में आयोजित 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क के पूर्ण सदस्य की मान्यता प्राप्त हो गई थी। पर्यवेक्षक देश भी हैं कुछ, है ना। तो 9 पर्यवेक्षक देश हैं। सदस्य देश हैं 8, संस्थापक देश हैं 7 और पर्यवेक्षक देश हैं 9। कौन कौन से पर्यवेक्षक देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके पर्यवेक्षक देश हैं। सार्क जो है इसका उद्देश्य क्या रहा होगा जब बनाया होगा इसको? तो देखो पहले तो हम ध्येय वाक्य से ही देख सकते हैं उसके, है ना, कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग प्रदान करना, दक्षिण एशिया के देशों को मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उन्हें मजबूत करना, एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना, साथ ही अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाना भी इनका क्या था? उद्देश्य रहा होगा। ये कुछ सिद्धांतों पर कार्य करता है, जैसे सार्वभौमिक समानता के सिद्धांत पर, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना इनका सिद्धांत है। इस प्रकार क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न होकर उसका एक पूरक होगा। क्या होगा? पूरक होगा। ऐसा क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? असंगत नहीं होगा। इस प्रकार से चीज़ों को आपको याद रखना है। 1 मिनट रुकेंगे आप, है ना। अब हम इसके कार्यों की बात करेंगे। क्या करेंगे? इसके कार्यों की बात करेंगे। तो मानव संसाधन एवं विकास, पर्यटन, कृषि एवं ग्रामीण विकास करना, पर्यावरण के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, जैव तकनीकी के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, गरीबी के, सामाजिक मुद्दे, ऊर्जा, परिवहन, ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं वो सार्क से संबंधित हैं। क्या है? सार्क से संबंधित है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सार्क के कुछ अंग हैं तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे राष्ट्र के प्रमुख बैठक, यह बैठक शिखर सम्मेलन के स्तर पर प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। कब होती है? प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। विदेशी सचिव की स्थायी समिति की भी बैठक होती है ना। और तकनीकी समिति भी होती है, इनकी एक कार्यकारी समिति होती है। तो 4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि राष्ट्र के प्रमुखों की बैठक, दूसरा विदेश सचिवों की स्थायी समिति, तीसरा तकनीकी समिति और कार्यकारी समिति। 4 ये जो है इसके अंग होते हैं। अब हम सचिवालय की बात करते हैं। तो 17 जनवरी 1987 को इसके सचिवालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? काठमांडू में। प्रथम महासचिव नियुक्त हुए थे 16 जनवरी 1987 को। प्रथम महासचिव जो थे सार्क के प्रथम महासचिव थे अब्दुल अहसन। कौन थे? अब्दुल अहसन, बांग्लादेश के। वहीं प्रथम भारतीय महासचिव थे कांत किशोर भार्गव। ये याद रखना, इनका नाम कांत किशोर भार्गव। इसमें एक महासचिव होता है, 8 निर्देशक होते हैं एवं सामान्य सेवा कर्मचारी भी शामिल होते हैं। महासचिव की जो नियुक्ति है रोटेशनल बेस पर 3 वर्ष के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है। इतनी चीज़ें याद रखनी है। देखो इसके कुछ विशिष्ट निकाय भी हैं, इनके बारे में याद नहीं रखना है, बस नाम पढ़ लो। तो देखो सार्क विकास कोष है एक। क्या है? सार्क विकास कोष है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय भी है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन है सार्सो। सार्क मध्यस्थता परिषद है। साथ ही इसके महत्व के बारे में आपको ये याद रखना है कि सार्क सदस्य देशों का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 3% है, लेकिन आबादी जो है वो 21% है। कितनी है आबादी जो है? तो विश्व के क्षेत्रफल का तो मात्र 3% है, लेकिन
कुल आबादी में देखें विश्व की तो 21% हिस्सा है इनका सार्क देशों का। 21% होगा का नहीं, 17% तो अकेले भारत का ही है ना, और भारत इसमें शामिल है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क की जो हिस्सेदारी है वो 3.8% है। कितनी? 3.8% है, अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। क्या क्या उपलब्धियां रही हैं सार्क की? तो मुक्त व्यापार क्षेत्र, तो सार्क के जो सदस्य देश हैं उन्होंने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है कि आप एक दूसरी कंट्री में क्या कर सकते हैं, बिना टैक्स के भी व्यापार कर सकते हैं। एक होता है साप्टा, दक्षिण एशियाई अधिमान व्यापार समझौता किया हुआ है इन्होंने, जो कि 1995 का है। कब का है? 1995 का है। साप्टा क्या प्रदान करता है? मुक्त व्यापार क्षेत्र भी प्रदान करता है ना, तो यह भी याद रखना है आपको। सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस है ना, सेवा उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए गेट्स प्लस के सकारात्मक सूची दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय तथा पाकिस्तान में फूड बैंक एवं ऊर्जा भंडार की स्थापना भी की गई है। तो भारत में ने सार्क देशों के उपयोग हेतु सार्क उपग्रह GSAT-9 का मई 2017 में प्रक्षेपण किया एवं इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 में काठमांडू में आयोजित शिखर सम्मेलन के लिए की गई थी। भारत के लिए क्या है इसका महत्व? तो पहले पड़ोसी देश की जो हमारी प्रमुख नीति है ना, उसका इससे अनुसरण हो रहा है। भू रणनीतिक महत्व भी है, जैसे यह विकास प्रक्रिया एवं आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका को आकर्षित करके चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कार्यक्रम का विरोध कर सकता है। कौन सा? इसीलिए इसको भू रणनीतिक महत्व में भी रखा जाता है। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी क्षेत्र के जो देश हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं हमसे। वैश्विक नेतृत्व की भूमिका, तो भारत इनमें सबसे बड़ा देश है और भारत के पास अधिक जिम्मेदारी होगी। जो बड़ा भाई होता है ना, उसके पास अधिक जिम्मेदारी होती है। उसी प्रकार से हमारी भूमिका जो है ना, वो सार्क में कुछ इसी प्रकार की है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक नया गेम चेंजर साबित हो सकता है सार्क। 2016 में उरी हमले के पश्चात भारत ने पाकिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया। तब से इसका कोई शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ है। सार्क के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष देख लेते हैं, तो जैसे 1990 है, इसे ईयर ऑफ गर्ल्स के नाम से जाना गया था, है ना। 1991 को ईयर ऑफ हाउस। कुछ महत्वपूर्ण याद रखने हैं जो उसमें से 1992 याद रखना है आपको, ईयर ऑफ इन्वायरमेंट, एक ये हो गया है ना। 1995 ईयर फॉर पॉवर्टी रिमूवल, ये याद रखना है। 1996 भी याद रखना है, ईयर फॉर लिटरेसी, है ना। अगला जो आपको याद रखना है गुड गवर्नेंस वाला, 2008 कौन सा है? ईयर ऑफ गुड गवर्नेंस। और ये दशक है पूरा 1991 से 2000 तक, डिकेड फॉर गर्ल्स, है ना, ये रखा गया था इसका नाम। अब तक हुई ये दक्षिण के सम्मेलन है, तो दिसंबर 1985 में कहाँ हुआ था? पहले तो याद रखो, बांग्लादेश ढाका में हुआ। और 1986 का हुआ था भारत में बेंगलुरु में। कहाँ पर? भारत में बेंगलुरु में। इसके बाद आपको सीधा याद रखना है 1995 का। कौन सा? 1995 का याद रखना है, नई दिल्ली, भारत। और 1995 के वर्ष को क्या कहा गया है? 1995 के वर्ष को कहा गया है ईयर फॉर पॉवर्टी रिमूवल, है ना, ये वर्ष का नाम दिया गया था, यह भी याद रखना है। 1995 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो 1986 का और 1985 का दोनों ही भारत में हुए हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है वो होता है कंप्लीट। इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है ना। अब हम अगले चैप्टर पर पहुंचते हैं सीधे, ताकि जल्दी से हमारी ये जो बुक है कंप्लीट हो जाए और इससे आप फ्री हो जाएंगे। पर क्या होता है, कंप्लीट हो जाए चीज़ें तो टेंशन मुक्त हो जाते हैं ना। वीडियो को तब तक लाइक कर दो आप लोग, अगर नहीं किया है तो, और कर दिया है तो दोबारा से नहीं करना है। हम पहुँचते हैं सीधे अगले टॉपिक पर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आसियान। क्या है? आसियान। और ये लास्ट टॉपिक है इस बुक का, इसे देखना है। परिचय को देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। क्या लिखा हुआ है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है, जिसका गठन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक विकास की गति को तेज करने, क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए किया गया था। इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। ये होता है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, आसियान।
इसकी जो स्थापना है 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कब? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में, थाईलैंड में। कहाँ पर? बैंकॉक में, थाईलैंड में। बैंकॉक घोषणा पत्र पर संस्थापक राष्ट्रों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी। तो संस्थापक देशों में देखो भारत शामिल नहीं है। कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 5 देश याद रखने हैं संस्थापक देशों में। इसके बाद जो सदस्य बनते गए, स्थापना के बाद में ब्रुनई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस जो है वो 1997 में, म्यांमार जो है 1997 में, कंबोडिया 1999 और तिमोर लेस्ते जो है वो 2023 में शामिल हुआ है। तो वर्तमान में इसमें कुल 11 सदस्य हैं। कितने हैं? 11 सदस्य हैं। वर्ष 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय संवाद भागीदार था और वर्ष 1996 में भारत आसियान द्वारा पूर्ण वार्ताकार का दर्जा प्रदान किया गया है। आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। आसियान दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को और प्रथम महासचिव रहे थे HR डारसोनो। कार्यकारी भाषा रही थी अंग्रेजी और मुख्यालय इसका है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और मुख्यालय की स्थापना हुई थी 1976 में। आसियान महासचिव ये जो 15वीं क्रम के हैं, काओ किम हॉर्न। कौन है? काओ किम हॉर्न। 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो उद्देश्य तो वही है, आर्थिक विकास करना, सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना, क्षेत्र में स्थिरता लाना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, है ना, ये सब वही है। इन सब चीज़ों को जानना नहीं है ना। 1 जुलाई 2019 तक आसियान की जनसंख्या लगभग 655 मिलियन विश्व की कुल जनसंख्या का 8.5% थी। भारत इसमें शामिल नहीं है, नहीं तो सीधे सीधे 8.5 में 17% और ऐड हो जाती। अन्य तथ्य में बात करें तो आसियान क्षेत्रीय मंच जो है राजनीतिक और सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग करने के लिए वर्ष 1993 में आसियान क्षेत्रीय मंच की भी स्थापना की गई। तो पूछा जाए आसियान क्षेत्रीय मंच की कब स्थापना हुई? तो 1993 में हुई है, जिसकी प्रथम बैठक 1994 में हुई थी। इसके सदस्य देशों में संख्या 27 है, जिसमें भारत भी शामिल है। आसियान +3 भी है एक, जिसकी स्थापना 1997 में हुई। यह व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें आसियान के साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2005 में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 2005 में आयोजित हुआ था। जो महत्वपूर्ण होगा वो हम बताते जाएंगे आपको, है ना। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। आसियान विजन 2020 जो है वो कब अपनाया गया? तो 1993 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1993 में। इससे संबंधित हमने शुद्धि पत्र में भी देखा था कुछ, तो उसको देख लेते हैं सीधे। 1993 नहीं, 1997 या 99 के आसपास है कुछ, तो हम शुद्धि पत्र में जाके देख लेते हैं कि क्या है ना। देखो 1997 में जो है आसियान विजन 2020 को अपनाया गया था। कब? 1997 में। यह चीज़ आपको याद रखनी है। करेक्ट इसलिए कर देते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। 24 जुलाई 1999 को सिंगापुर में आसियान द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया परमाणु रहित जोन आयोग, कौन सा? परमाणु रहित जोन आयोग का गठन किया गया। कब? 24 जुलाई 1999 को। यह भी याद रखना है आपको। 24 जुलाई 1999 परमाणु रहित जोन आयोग दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, है ना, गठन किया गया इसका। इसके बाद जो आपको याद रखना है वो विशेष रूप से यह याद रखना है आफ्टा के बारे में। वर्ष 2020 में, कब? वर्ष 2020 में आफ्टा, एशियन फ्री ट्रेड एरिया आफ्टा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2022 में भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया। जो 2022 है इसको भारत आसियान मैत्री वर्ष जो है वो घोषित किया गया है और 2020 में आफ्टा की घोषणा की गई थी, है ना। भारत और आसियान तो विदेशी नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रमुख स्तंभ है आसियान, है ना। इससे हमें बहुत प्रॉफिट होगा क्योंकि जो हमारी आसियान जो हमारी पॉलिसी है ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना, पूर्व के देशों वाली, इसमें हमें बहुत प्रॉफिट होगा। इससे अगर हम जुड़ते हैं तो इससे हमें आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ये पॉइंट याद रखना है। पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा चौथा भागीदार भारत का कौन सा है? तो आसियान है। क्या है? आसियान है। आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार जो है वो 10.6% है कुल व्यापार का, है ना। भारत के
कुल व्यापार का 10.6% अकेला आसियान देशों से होता है। भारत के कुल निर्यात का आसियान देशों को 11.28% है। आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की भी स्थापना की गई है कब? 2003 में। कब की गई है? 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना। सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक सहयोग भी है, क्योंकि भारत में आसियान छात्रों को आमंत्रित करना, आसियान राजनयिकों को आमंत्रित करना, पाठ्यक्रम, सांसदों का आदान प्रदान, ये सब होता है ना। निधियां भी, जैसे आसियान देशों को विभिन्न निम्नलिखित निधियों से वित्तीय सहयोग प्रदान करना, जैसे आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान भारत S&T डेवलपमेंट कोष, आसियान भारत ग्रीन फंड, ये सब क्या है? शामिल है। भारत की तरफ से निधियां दी जाती हैं ताकि सहयोग को बढ़ाया जा सके। दिल्ली घोषणा, आसियान भारत रणनीतिक साझेदार के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में समुद्री डोमेन में सहयोग करना। किसमें? दिल्ली घोषणा का उद्देश्य है समुद्री डोमेन में सहयोग करना। एक है दिल्ली संवाद, इसमें राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। किसमें? दिल्ली संवाद में राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर। किनके बीच? आसियान और भारत के बीच ये संवाद होता है। आसियान भारत केंद्र भी है, ये नीति अनुसंधान रक्षा नेटवर्क गतिविधियों को शुरू करता है, एक प्रकार का थिंक टैंक है। भारत के लिए आसियान का बहुत महत्व है। पूर्वोत्तर की जितनी भी कनेक्टिव परियोजनाएं हैं उनके लिए, पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक वृद्धि के लिए, आसियान देशों के साथ बेहतर व्यापार के लिए, क्योंकि बहुत सी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, है ना। और निर्यात के लिए भी बहुत सी संभावनाएं हैं, और पूर्वोत्तर में उग्रवाद और आतंकवाद का मुकाबला करने, कर चोरी आदि से बचने के लिए आसियान देशों के सहयोग की भी हमें आवश्यकता है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ था उसकी बात करते हैं। तो पूछा जाए 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 4 सितंबर 2023 को हुआ। कब हुआ? 4 सितंबर 2023 को 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और आप जानते हो कि आसियान का मुख्यालय भी कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में ही है। 4 से 7 सितंबर 2023 के मध्य 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की बैठक का आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। अध्यक्षता जकार्ता के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की, और थीम थी इस वर्ष की आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। अगले शिखर सम्मेलन हेतु अध्यक्षता इंडोनेशिया द्वारा लाओस को सौंप दी गई है। किसको? लाओस को सौंप दी गई है। वर्ष 2024 में लाओस में 44वें शिखर सम्मेलन की जो थीम होगी, एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। क्या है? एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। इसको हम करंट अफेयर्स में भी पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 7 सितंबर 2023 के मध्य जकार्ता, इंडोनेशिया की यात्रा भी संपन्न की थी। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा और कुछ ऐसा है नहीं इसमें, है ना। तो ये याद रख लेना है। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का एक संस्थापक देश है। किसका? पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, है ना, इसका क्या है? संस्थापक सदस्य भारत। यह याद रखना है। यहाँ पर क्या है? आसियान शिखर सम्मेलन दिए हुए हैं। तो देखो 1976 में इंडोनेशिया में हुआ था और मेजबान शहर था बाली। और अभी जो 2023 का है ना, वो हुआ है कहाँ पर? वो भी इंडोनेशिया में ही हुआ है, जकार्ता में। तो यह भी याद रखना है आपको, बस 2 ही याद रखने हैं। इस प्रकार से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के जो टॉपिक थे, जितने भी सभी के सभी जितने टॉपिक हमारे सिलेबस में थे, हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आपको हम जानकारी दे दें कि भारतीय संविधानिक व्यवस्था जो है उसका भी मैराथन वीडियो आएगा, है ना। तो निश्चिंत रहिएगा, वो भी बहुत शानदार तरीके से जितने टॉपिक हमारे सिलेबस में है ना, सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। हम आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है हमने कंप्लीट करा दी है पहले ही, परीक्षा धाम बुक से। उसका वीडियो भी डला हुआ है। आप चैनल पर जाना और उसमें एक प्ले लिस्ट है कंप्लीट सिलेबस, उस प्ले लिस्ट पर जाना तो आपको वो सारा कंटेंट मिलेगा जो लास्ट टाइम आपको रिवीजन करना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।